हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज़ में। पिछले व्याख्यान में हमने ठोस अवस्था भौतिकी के परिचय के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, ठोस किसे कहते हैं, ठोसों के कितने प्रकार होते हैं, ठोसों के प्रकार जैसे क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, ठोसों की संरचना वो क्या होती हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं पिछली क्लास के रिवीजन के साथ। तो पिछली क्लास में सबसे पहले हमने देखा था पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ है वो तत्वों या तत्वों के समूहों से मिलके बना होता है। जैसे सोडियम है, उसके अंदर एक ही प्रकार के तत्व पाया जाता है, वो कौन सा होता है? सोडियम होता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं नमक की, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है, उसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ है वो समान या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब पदार्थ है वो बनता कैसे है? जब हम किन्हीं दो तत्वों या परमाणुओं को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय क्रिया की हम बात करते हैं। जैसे प्रत्येक परमाणु है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो ऋणावेश होता है, जबकि नाभिक का आवेश है वो धनावेश होता है। तो जब हम दूसरा परमाणु उसके निकट लेके आएंगे तो उस दूसरे परमाणु के अंदर भी नाभिक होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अब वो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो दूसरे नाभिक के या दूसरे परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनसे प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम उस प्रतिकर्षण के अगेंस्ट थोड़ा सा फोर्स लगा के उनको हम और नज़दीक ले आएँ। अब इस केस में पहले परमाणु का नाभिक है वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। इसी प्रकार से दूसरे परमाणु का नाभिक है वो पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, जिसके कारण वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और एक बंध बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने उस एक्सटर्नल फोर्स या फिर उन दोनों परमाणुओं के मध्य जो फोर्स लग रहा था, रिपल्सन फोर्स, उसके अगेंस्ट हमने थोड़ा सा कार्य किया था ताकि वो नज़दीक आ जाए। वो कार्य है वो पदार्थ के अंदर बंधन ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात पदार्थ के निर्माण में कुछ ऊर्जा का उपयोग होता है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो कितनी होती हैं। आप जब से आपने 6th क्लास में एंट्री की है तब से आप पढ़ते आ रहे हो कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन सब के बारे में आप भली भांति परिचित हो, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो 4 होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और प्लाज्मा। प्लाज्मा है ये सबसे भारी मंडल, जिसको हम आयन मंडल कहते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है, जो किस रूप में होता है? आयनों के रूप में होता है। तो जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था भौतिकी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ठोस पदार्थों की बातें करेंगे। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था वो होती है जिसमें परमाणु एक दूसरे के अत्यंत नज़दीक होते हैं, अर्थात सघन संरचना होती है, जिनका आयतन निश्चित होता है, आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है, वो ठोस कहलाते हैं। द्रव्य कौन से होते हैं? द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इनके अंदर परमाणुओं की दूरी है, परमाणुओं के मध्य दूरी, वो ठोस पदार्थों के मध्य दूरी की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार से गैसीय अवस्था की जो बात करते हैं, इसके अंदर परमाणु हैं वो एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर होते हैं, जिनके मध्य लगने वाला बल है
वो बहुत ही कम होता है। उन पदार्थों को हम गैसीय पदार्थ कहते हैं और इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ले लेंगे और उसी का आयतन ये ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम ठोसों के प्रकार की। ठोस के कितने प्रकार होते हैं, जैसा हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस ये वो ठोस पदार्थ होते हैं जिसमें कणों की कोई नियमित आवर्ती संरचना नहीं होती है। कहने का मतलब है इसमें कण हैं वो नियमित आवर्ती के अंतराल पर नहीं होते हैं कि एक कण यहाँ पे है तो कोई दूसरा कण है वो उतनी ही दूरी पे मिलेगा जितने पे तीसरा कण है, उतने पे ही चौथे पर है, ऐसा हमें नहीं मिलता है। अर्थात इनकी जो संरचना है वो ऑर्डर्ड नहीं होती है। तो ये पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो डायग्राम इसमें दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ए और बी दो प्रकार के इसमें परमाणु हैं। अब जैसे ये ए परमाणु है, जो बड़ा गोला है उसको ए परमाणु अगर मैं दिखा रहा हूँ तो इस परमाणु और इस परमाणु के मध्य दूरी कुछ अलग है, इस परमाणु और इस परमाणु के मध्य दूरी कुछ अलग है, इस परमाणु के मध्य दूरी कुछ अलग है, इसके और इसके मध्य भी दूरी कुछ अलग है। अर्थात इन सब के मध्य दूरी है वो नियत नहीं है, इनकी कोई नियमित संरचना नहीं है। तो ऐसे पदार्थ हमारे अक्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अंदर अवयवी कणों की एक क्रमबद्ध नियमित आंतरिक व्यवस्था होती है। क्रमबद्ध का मतलब यहाँ पे ये है कि उनके अंदर एक निश्चित क्रम होता है। जैसे एक्स दिशा में किसी निश्चित दूरी पर कण पाया जाएगा, वाई दिशा में किसी दूसरी निश्चित दूरी पर कण पाया जाएगा। एक्स दिशा में कण है वो नियमित दूरी पर वो अपने आप की पुनरावृत्ति करेंगे। उसी प्रकार से वाई दिशा में अगर वो क्रिस्टल अपना 3D क्रिस्टल है तो जेड दिशा में भी उसके कणों की पुनरावृत्ति होगी। ऐसे पदार्थ हमारे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल संरचना से जुड़े विभिन्न पद। जैसा हमने यहाँ देख लिया कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, जिनकी नियमित संरचना होती है, ऑर्डर्ड संरचना होती है। तो अब हम इसकी बात करते हैं इसके अंदर क्रिस्टल संरचना से जुड़े हुए विभिन्न पदों की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आकाशीय जालक। आकाशीय जालक हम क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास एक कण है, वो कण ये, इस कण की मैं क्या कर रहा हूँ, इस कण को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कुछ नियमित दूरी पर उठा के रख रहा हूँ। पहले ये कण यहाँ पे था, अब इस कण को मैंने यहाँ खिसका के यहाँ रख दिया, फिर इस कण को मैंने इतनी ही दूरी पे आगे फिर खिसका दिया, फिर इस कण को मैंने इतनी ही दूरी पे फिर से खिसका दिया, इसी कण को मैंने फिर से खिसका दिया, इसी कण को मैंने फिर से खिसका दिया। तो मेरे पास क्या मिल गया, एक नियमित संरचना मिल गई है। लेकिन मैं इन कणों को खिसकाता जा रहा हूँ तो ये अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, एक पॉइंट छोड़ के जा रहा है। हमें पता चल जाएगा कि हमने कण पहले कहाँ पे रखा था। तो ये जो कण को खिसकाने के बाद जो बिंदु हमें मिल रहे हैं, इन बिंदुओं का जो व्यू है उसको हम आकाशीय जालक कहते हैं, या फिर आकाश में बिंदुओं के आवर्ती व्यू को हम आकाशीय जालक कहते हैं। जैसे ये जो संरचना दिखाई जा रही है आपको, इसके अंदर एक्स दिशा में एक ए दूरी के ऊपर बिंदुओं की नियमित पुनरावृत्ति है। ये दूरी ए है, ये दूरी भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। सभी कणों के मध्य या सभी बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो नियत है। तो ऐसा जालक हमारा आकाशीय जालक कहलाता है। लेकिन क्या ये एक पदार्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक काल्पनिक बिंदुओं का एक समूह है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, आकाशीय जालक है वो एक गणितीय संकल्पना होती है।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा मूलभूत सदिश। मूलभूत सदिश क्या चीज़ है? जैसे हमने देखा, अभी हमने आकाशीय जालक में देखा कि अक्ष दिशा में हमने ए वेक्टर दूरी पर कणों की क्या की है, पुनरावृत्ति की है, या एक नियमित दूरी ए पर कणों की या बिंदुओं की पुनरावृत्ति हमें मिल रही है। तो आकाश के अंदर ऐसे बिंदुओं का, नियमित बिंदुओं का एक समूह होता, उसमें प्रत्येक बिंदु को किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो उस रेफरेंस बिंदु से एक बिंदु को दर्शाने के लिए एक सदिश राशि का हम उपयोग करते हैं। उस सदिश को हम क्या कहते हैं, मूलभूत सदिश कहते हैं, जो उस कण की पुनरावृत्ति का जो फैक्टर है उसको दर्शाएगा। जैसे अक्ष दिशा में हमने ए दूरी पे पुनरावृत्ति की है, तो ए वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, उसका मूलभूत सदिश। वाई दिशा में अपन ने बी दूरी पे की है, तो बी वेक्टर क्या कहलाएगा, मूलभूत सदिश। जेड दिशा में सी वेक्टर पे किया तो वो क्या कहलाएगा, अपना मूलभूत सदिश कहलाएगा। आकाश में बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने के लिए सदिशों की आवश्यकता होती है। इन स्थिति सदिशों को आधार सदिश या मूलभूत सदिश कहते हैं। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीन मूलभूत स्थानांतरण सदिश अक्ष वाई तथा जेड अक्षों के अनुदिश हों, तो किसी भी जालक बिंदु आर वेक्टर के सापेक्ष अन्य जालक बिंदु आर प्राइम की स्थिति निम्न जालक स्थानांतरण सदिश से दी जा सकती है, जिसका मान अपना है आर प्राइम इज इक्वल टू n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, जहाँ n1 n2 n3 क्या है, पूर्णांक राशियाँ हैं। इसको समझाने के लिए हमारे पास ये डायग्राम, इसमें देखो हमारे पास एक ये पॉइंट है, इस बिंदु को हमने लिया है। इस बिंदु का कहीं मूल बिंदु, सपोज करो यहाँ पे कहीं मूल बिंदु है, उसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर था जो इस पॉइंट का है। अब हम दर्शाना चाह रहे हैं इस बिंदु को स्थिति क्या होगी। तो इस बिंदु तक पहुँचने के लिए हमने इसका ट्रांसलेशन कर दिया। क्या कर दिया, इस बिंदु का स्थानांतरण कर दिया इस बिंदु पर। तो इस बिंदु का इस बिंदु पर स्थानांतरण करने के लिए सपोज करो माना ये अपनी दिशा अक्ष है, ये दिशा अपनी वाई है। इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में हम अक्ष दिशा में कितना चले हैं और वाई दिशा में कितना चले हैं, वो हमारे को क्या देगा, टी वेक्टर देगा। क्या देगा, टी वेक्टर देगा। अगर मैं इस बिंदु को फिर से मूल बिंदु से अगर मैं मिलाता हूँ, तो हमारे पास सदिशों के त्रिभुज नियम से हमें मिलेगा आर प्राइम इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ अपना कि अगर हमारे पास किसी एक बिंदु की स्थिति ज्ञात है, तो हम जालक में प्रत्येक बिंदु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आधार। आधार एवं क्रिस्टल संरचना। अभी तक हमने बात की है आकाशीय जालक की। आकाशीय जालक एक गणितीय संकल्पना है जो काल्पनिक राशियां हैं कि बिंदु हैं, अपने यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, उनका एक समूह है, लेकिन वो एक वास्तविक पदार्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परमाणु अणु या नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इस आकाशीय जालक के प्रत्येक बिंदु पर एक परमाणु अणु या आयन कुछ भी हो, जिस भी प्रकार का अपने पास मटेरियल है, वो रख दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वास्तविक पदार्थ मिल जाएगा। क्योंकि अब हर प्रत्येक बिंदु पे कोई न कोई परमाणु या अणु रखा हुआ है। तो अब हमें क्या मिल जाएगी, वो क्रिस्टल संरचना। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ये अपना एक क्या है, आधार। आधार का मतलब है कोई अणु है, या ये परमाणु भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है, या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, जिसको हमने क्या कहा है, आधार। और ये अपना क्या था, एक जालक था। इस जालक का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिंदु हैं, कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पे मैंने यहाँ आधार रख दिया। जैसे ये रखा, ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया।
तो हमारे पास क्या मिल गया है, ये क्रिस्टल संरचना मिल गई है। इसका मतलब क्रिस्टल संरचना एक वास्तविक पदार्थ को दर्शाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतनी का जो बातें हैं वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अभाज्य कोष्टिका की। अभाज्य कोष्टिका क्या है? अभाज्य कोष्टिका, जैसे हमने एक क्या ले लिया है, क्रिस्टल ले लिया है जिसके अंदर क्या है, परमाणुओं की नियमित आवर्ती है। जैसे ये अपना एक क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल में एक्स दिशा में और वाई दिशा में परमाणुओं की एक नियमित आवर्ती है। अब ये क्रिस्टल अपना बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है। अगर मैं इसमें से ये इतना सा पार्ट अगर मैं ले लूँ, तो इस पार्ट की अगर मैं पुनरावृत्ति करता चलूँ, क्या करूँ, इस पार्ट की पुनरावृत्ति करता चलूँ मैं, तो मैं पूरे क्रिस्टल को प्राप्त कर सकता हूँ। तो अगर किसी जालक के अभाज्य सदिशों से बनने वाले समांतर षटफलक को उस जालक की अभाज्य कोष्टिका कहते हैं। यहाँ बात किसकी की जा रही है, थ्री डायमेंशनल लैटिस की या थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल की बात की जा रही है, जिसमें तीन सदिश हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसका मतलब एक्स दिशा में प्रत्येक ए दूरी पे परमाणु मिलेगा, वाई दिशा में प्रत्येक बी दूरी पे और जेड दिशा में प्रत्येक सी दूरी पे हमें क्या मिलेगा, एक परमाणु मिलेगा। अगर मैं इन अभाज्य सदिशों का मतलब जिस दूरी पे परमाणु मिल रहा है उसी दूरी का जो सदिश था, जिसको हमने पहले मूलभूत या आधार सदिश कहा था, उन सदिशों से एक षटफलक की रचना करते हैं। थ्री डायमेंशन में ये क्या बनेगा, एक षटफलक बनेगा। षटफलक का मतलब जिसके 6 फलक होती हैं, ऐसी एक संरचना बन जाएगी। तो ये जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, अभाज्य कोष्टिका। इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि इसका जो आयतन है वो हमेशा क्या होता है, न्यूनतम होता है। अभाज्य कोष्टिका का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। और दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अभाज्य कोष्टिका के अंदर हमेशा जालक बिंदु है वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य कोष्टिका के कॉर्नर पे होता है। जैसा कि आप सपोज आप एक कमरे में बैठे हो, उस कमरे के 6 फलक हैं, एक कमरे की छत है, कमरे का फर्श है और 4 उसकी दीवारें हैं। अब इस कमरे के प्रत्येक कॉर्नर पर एक परमाणु रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, प्रत्येक कॉर्नर पे एक परमाणु रखा हुआ है। इसके अलावा और इस कमरे में कहीं परमाणु नहीं है। अब इस कमरे की पुनरावृत्ति करते चले जाएं तो हमारे पास एक, मान लो सपोज करो, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट हमें मिल जाएगा जिसके ऊपर 8 फ्लोर हैं और साइड में भी इसी प्रकार के काफ़ी सारे रूम हैं। तो इस रूम की पुनरावृत्ति से हमें क्या मिल गया, एक पूरा अपार्टमेंट मिल गया। तो ये जो रूम है वो क्या कहलाएगा, अपना अभाज्य कोष्टिका कहलाएगा, क्योंकि उस पूरे अपार्टमेंट में जो हमने एक रूम सेलेक्ट किया है उस रूम का आयतन क्या है, न्यूनतम। क्या है, न्यूनतम है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कोणों पर ही हमारे क्या हैं, परमाणु हैं। तो ऐसी संरचना हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य कोष्टिका कहलाती है। अब यहाँ मैंने नोट लगा के एक चीज़ लिखी है जिसमें लिखा है, अभाज्य कोष्टिका के कोनों पर ही जालक बिंदु होते हैं, अर्थात अभाज्य कोष्टिका में केवल एक जालक बिंदु होता है। क्या आप समझ पा रहे हो, अभाज्य कोष्टिका में केवल एक जालक बिंदु ही कैसे होता है? वो इस प्रकार होता है, जैसे सपोज करो एक आपका बहुत बड़ी अपार्टमेंट है, क्या है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट में है, उसी अपार्टमेंट के बीच में आपका कहीं क्या है, एक रूम है कि नहीं है। अब आपका रूम है वो कितने रूम के साथ शेयर कर रहा है, वो आपके ऊपर वाले फ्लोर के रूम के साथ भी शेयर कर रहा है, आपके नीचे वाले फ्लोर के रूम के साथ भी शेयर कर रहा है, आपके दाएं तरफ है, आपके बाएं तरफ है, आपके आगे है, आपके पीछे है, हर तरफ से वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपके एक कॉर्नर की बात करता हूँ, रूम के कॉर्नर की, तो उस रूम का जो कॉर्नर है वो 8 किसमें, 8 कोष्टिकाओं में साझा होगा।
इसका मतलब आपके रूम का जो कॉर्नर है वो आपके रूम के अंदर कितना आ रहा है, या आपके रूम के कॉर्नर पे जो एक कण मैं अगर रखूँगा तो उस कण का 1/8 हिस्सा आपके रूम में आएगा, बाकी पूरा का पूरा कण आपका बाहर रहेगा। अब आपके रूम के कॉर्नर हैं 8, इस प्रकार टोटल कण कितने हो गए, वो हो गया आपका 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपकी अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक जालक बिंदु होगा। अब अभाज्य कोष्ठिका का आयतन कितना होता है, क्योंकि हमने देखा था अभाज्य कोष्ठिका है वो क्या है, एक समांतर षटफलक है, और समांतर षटफलक का आयतन क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए डॉट बी क्रॉस सी, या बी डॉट सी क्रॉस ए, कुछ भी आप लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, विग्नर सिट्ज अभाज्य कोष्ठिका। ये क्या चीज़ होती है। विग्नर सिट्ज अभाज्य कोष्ठिका है वो विग्नर और सिट्ज नाम के दो वैज्ञानिक थे या दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने अभाज्य कोष्ठिका के चयन के लिए एक दूसरा तरीका होता है, क्योंकि अभाज्य कोष्ठिका हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है, एक न्यूनतम आयतन का बहुफलक होता है। तो विग्नर सिट्ज ने एक दूसरा तरीका बताया, कहा कि आप अभाज्य कोष्ठिका है वो इस प्रकार से भी चयन कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने बताया था, एक जालक बिंदु ए है, आपने एक लैटिस लिया है, उस लैटिस के अंदर एक बिंदु ए को सेलेक्ट कर लिया, उस बिंदु के चारों तरफ और भी बिंदु हैं, तो इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदुओं को आप क्या कर दो, मिला दो। किसके द्वारा, एक सरल रेखा के द्वारा। ये आपका पहला स्टेप है। अगली स्टेप में आपको ये करना है, इन सभी रेखाओं के मध्य बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत नई रेखाएं या तल खींचते हैं। अगर आपका लेटिस है वो 2 डायमेंशन में है या एक प्लेन में है, समतल में है, तब तो आप उनके लंबवत रेखाएं खींचोगे। अगर आपका 3 डायमेंशन में है तब आप उनके लंबवत क्या करोगे, तल आपको खींचना है। इन तलों द्वारा एक न्यूनतम क्षेत्रफल या आयतन की कोष्ठिका जो बनेगी उसको हम कहते हैं विग्नर सिट्ज अभाज्य कोष्ठिका, जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। यहाँ आपने एक बिंदु ए सेलेक्ट किया है, इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पे एक कण ये था, एक 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 ये, एक ये, एक ये था। ठीक है, आपने क्या किया, इस बिंदु को सबसे पहले सरल रेखा के द्वारा इससे मिला दिया, न्यूनतम दूरी पर था, इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया, और इससे भी मिला दिया। ये 6 बिंदु थे जिनसे आपने उसको मिला दिया, और एक ये था इधर और एक ये था। अब आपको क्या करना है, इनका मध्य बिंदु खोजना है। जैसे इसके और इसके मध्य बिंदु अपना कौन सा था, वो था ये वाला। इस बिंदु के लंबवत आपने एक रेखा खींच दी है। इसी प्रकार से इन दोनों के लंबवत एक रेखा खींच दी, वो ये थी। इन दोनों के लंबवत रेखा खींची, वो ये थी। इन दोनों के लंबवत रेखा खींची, वो ये थी। इन दोनों के लंबवत रेखा वो ये थी। इन दोनों के लंबवत रेखा थी, वो ये थी। और इन दोनों के लंबवत थी, वो ये थी। इन दोनों बिंदुओं के मध्य लंबवत रेखा अपनी ये थी। अब देखो, इन बिंदुओं से एक जो फलक बन रहा है वो फलक अपना कौन सा है, वो फलक है ये। देख पा रहे हो आप, ये एक फलक बन गया है। ये हमारा क्या कहलाता है, विग्नर सिट्ज कोशिका कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एकक कोशिका की। एकक कोशिका क्या होती है। अब अभाज्य कोशिका और एकक कोशिका है वो दोनों लगभग सेम चीज़ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अभाज्य कोशिका कोई ज़रूरी नहीं है आपके क्रिस्टल की जैसी हो। जैसे सपोज करो आपने एक दीवार बनाई है, क्या बनाई है, दीवार बनाई है, जो दीवार आपकी आयताकार है। क्या है, आयताकार है। अब इस दीवार के अंदर आपने क्या लगाए हैं, पत्थर लगाए। क्या लगाए हैं, पत्थर या ईंटें लगाई है। अगर आपकी ईंट भी क्या है,
आयताकार है। इसका मतलब आपने एक एक ईंट रखे क्या बनाई है, एक दीवार बनाई है, और उस दीवार के अंदर प्रत्येक ईंट की संरचना आपकी कैसी है, दीवार जैसी है, क्योंकि आपकी दीवार भी आयताकार है, ईंट भी आयताकार है। तो आप उस ईंट को क्या कहोगे, एकक कोष्टिका कहोगे। लेकिन क्या ज़रूरी है हम उस दीवार को ईंट से ही बना सकते हैं? हम उस दीवार को पत्थर से भी बना सकते हैं जो वर्गाकार हो, क्या हो, वर्गाकार हो, जो ईंट से भी छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और उससे भी हमारी दीवारें बन सकती है। लेकिन अब क्या पत्थर है उसकी संरचना दीवार जैसी है? नहीं है, पत्थर आपका वर्गाकार है, ईंट आपकी दीवार कैसी है, आयताकार। इसका मतलब अब जो पत्थर है वो आपका क्या कहलाएगा, अभाज्य कोष्टिका, लेकिन ईंट आपकी क्या कहलाएगी,